सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 और इसमें हम पढ़ेंगे अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन। इससे पहले की वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर देखिए, चैप्टर 7 शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है यहाँ पर, सुलेख किसे कहते हैं। तो सुलेख को हम देखते हैं, उसके बाद वापस हम फिर इसी पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुलेख लिखना क्या होता है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर ये आता भी एग्जाम में तो भी आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते थे। फिर भी मैंने कहा कि फिर भी मैंने सोचा कि 5 मिनट इसको कम से कम 3 से 4 मिनट इस पर देते हैं, ताकि जो सुलेख है उसके बारे में अच्छे से आप लोग जान पाओ। अगर आप में से किसी को नहीं पता है इसके बारे में तो देखिए, जो सुलेख है, सुलेख होता क्या है। सुलेख का मतलब होता है, सु मतलब सुंदर और लेख मतलब लिखना। तो सुलेख का मतलब सुंदर लेख लिखना, या सुंदर लेख को हम सुलेख कहते हैं। सुंदर लेख को लिखाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लिए जाते हैं। तो सुलेख सुंदर लेख को कहते हैं। सुंदर लेख को लिखाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लिए जाते हैं। यानी कि बच्चों को हम कैसे अच्छी हैंडराइटिंग लिखने के लिए प्रेरित करें, कैसे बच्चों को हम सुंदर सुंदर लिखने के लिए प्रेरित करें, इसके लिए यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के उपायों का प्रयोग करते हैं। जो कि आप सभी लोग भी शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं आप लोग, तो इसीलिए आपके लिए जरूरी है जानना कि बच्चों को किस तरीके का एटमॉस्फेयर मिले, किस तरीके से वो बैठे, कितनी दूरी पर उनकी कॉपी हो, जिससे वो सुंदर सुंदर लिख पाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है उपयुक्त वातावरण। तो बच्चों के बैठने का स्थान स्वच्छ, हवादार तथा प्रकाशमान होना चाहिए। वहां शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे हैं उनके बैठने का जो स्थान है, यानी कि जो क्लासरूम है, अगर बच्चे क्लास में लिख रहे हैं सुलेख, तो क्लास का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ, शांत, हवादार होना चाहिए और वहां पर सूरज की रोशनी भी आती हो, जिससे आसानी से बच्चे लिख पाए और शोरगुल ना हो, क्लास में बिल्कुल शांति हो। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम बैठने के ढंग पर। तो लिखने के समय जब बच्चे लिखते हैं तो लेखन के समय बच्चे का सीधे होकर बैठना 8 से 9 इंच ऊपर होना चाहिए, ताकि लिखते समय झुकना ना पड़े। यानी कि 8 से 9 इंच के ऊपर सीधे होकर के बैठना, जिससे लिखते समय झुकना ना पड़े। अब देखिए, इसके बाद है बैठने के ढंग के बाद कागज की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए। तो कागज और आंखों के बीच की दूरी 10 से लेकर के 12 इंच के फासले पर होना चाहिए। अब है कलम पकड़ने की विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सुलेख लिखने की पूरी प्रक्रिया में, कि बच्चे ने किस प्रकार से कलम पकड़ी है, किस प्रकार से उसने पेन पकड़ी है। तो कलम को पॉइंट अर्थात नोक से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कलम है यानी कि जो पेन है उसको 1 इंच ऊपर से पकड़ करके लिखना चाहिए। फिर दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है अक्षरों की बनावट। तो अक्षरों की जो बनावट है, वो जब बच्चा बिल्कुल सही सही अक्षर बनाएगा तो जो शब्द बनेगा वो भी सही बनेगा। अब क बच्चे ने बहुत छोटा लिखा है, ल बड़ा लिख दिया, म और बड़ा लिख दिया, तो ये कलम बच्चे ने लिखा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अक्षरों की जो बनावट है वो अलग अलग है। तो जब अक्षरों की बनावट भी बराबर होगी तभी बच्चे की जो राइटिंग है वो देखने में सुंदर लगेगी। तो अक्षर सुडौल अर्थात बड़े होने चाहिए, उनकी बनावट बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए, ताकि कोई भी आसानी से उसको पढ़ पाए। और दोस्तों जो सुलेख है वो प्रैक्टिस से ही आता है। बच्चा जितना लिखेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उसकी राइटिंग उतनी ही सुंदर होगी। अब आते हैं सीधी लिखाई पर। सीधी लिखाई क्या होती है। अक्षरों की सीध ऊपर से एक जैसी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही है कि बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है और बराबर लिखना है, बिल्कुल बराबर लिखना है, ताकि देखने में राइटिंग अच्छी लगे। अब लिपि। तो लिपि में अनुस्वार, विराम चिन्ह, अर्ध विराम, हलंत, मात्राओं का प्रयोग बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। जब बच्चों को हम बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, प्राइमरी के बच्चों की बात करें, तो अगर हम बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे
तो जहां पर छोटी ई की मात्रा लगानी होगी वहां पर बच्चा बड़ी ई की मात्रा लगा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी गलतियां बच्चे करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये गलतियां बच्चे ना करें तो इसके लिए एक ही तरीका है कि हम बच्चों को बार बार सही मात्रा का ज्ञान करवाएं, बार बार उनको प्रैक्टिस करवाएं। अब यहाँ पर देखिए 8वां पॉइंट ही यही है कि बच्चों को अभ्यास यानी कि बच्चों को एक्सरसाइज करवाना। तो लिखने का अभ्यास कराने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को बार बार ये कहना कि जितना सुंदर लिखोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इस तरीके से बच्चों को हम जितना प्रोत्साहित जिस भी तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से बच्चों को प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे सुंदर लिखने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कहानी शिक्षण की क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है। तो कहानी शिक्षण, बच्चों को कहानियां क्यों पढ़ाई जाती हैं, इसका क्या उपयोग है, कितना आसान सा ये टॉपिक है। तो बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। कोई कहानी आप बच्चों को सुनाओगे तो उसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे कहानी को आराम से सुनते हुए रहेंगे। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन होता है। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा भी दी जा सकती है। फिर है कहानी शिक्षण का एक रुचिकर साधन है। बिल्कुल, बच्चों को अगर आप कहानी सुना रहे हो तो पूरा क्लास एकदम शांत होकर के पूरे मन से कहानी को सुनेगा। अब बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन कौशल, तो बच्चों के अंदर कैसे हम कल्पना और चिंतन कौशल अच्छा कर सकते हैं उनका, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कहानी। तो कहानी कहलवाने से विद्यार्थियों का संकोच दूर होता है, उनकी कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों में कहानी दो प्रकार से कहलवाई जा सकती है। पहले विद्यार्थी कहानी की पुस्तकों को पढ़ें या दूसरों से सुने, पुनः अपने शब्दों में कहानी लिखें। फिर है दूसरे रूप में कहानी से संबंधित कुछ चित्र विद्यार्थियों के सम्मुख क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए और चित्रों को देखकर विद्यार्थी कहानी पढ़े। उपयुक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल विकसित किया जा सकता है। कहानी लेखन 3 प्रकार से कराया जा सकता है। पहला है सुनी हुई या पढ़ी हुई कहानी लिखवाकर, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा या समस्या की पूर्ति द्वारा। तो ये 3 विधियां हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को कहानी लिखवा सकते हैं। तो ये पूरा पॉइंट आप लोगों ने देख लिया सुलेख के बारे में, कहानी के बारे में। तो अब चलिए वापस हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पर, अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे अभिव्यक्ति का क्या अर्थ होता है। तो बहुत ही आसान है, जितना यहाँ पर लिखा हुआ आपको ये शब्द कठिन दिख रहा है, इसका अर्थ इतना आसान है क्योंकि इसका आप रोज यूज करते हो, क्योंकि आप अपने मन के भावों को, विचारों को रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी से अभिव्यक्त करते हो। तो व्यक्ति के द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वही क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति कहलाती है। अपने मन के भावों के विचारों को हम किसी भी प्रकार से, जैसे आज आपका कुछ खाने का मन है तो अपने माँ से आप कह रहे हो कुछ बना दो मेरे लिए, तो इस तरीके से जो भी आप अपने मन के भावों को, विचारों को अपने टीचर से कह रहे हो, अपने माता पिता से कह रहे हो, अपने भाई बहनों से कह रहे हो, कोई भी बात है, वो सब क्या अभिव्यक्ति ही है। तो अभिव्यक्ति को मानव शुद्ध, स्पष्ट तथा अलंकृत भाषा में रचना का स्वरूप प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर या प्रकाशित कर किया जाता है। मानव मस्तिष्क में विचारों का संग्रहण होता रहता है, जिन्हें वह बोलकर अथवा लिखकर नियोजित, परिष्कृत तथा नियंत्रित शब्दों में प्रकट करता है। इसे अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलकर प्रकट किए गए मौखिक विचार मौखिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा लिखकर प्रकट किए गए विचार लिखित अभिव्यक्ति होते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं, तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं, जहां पर हम मुख से बोल करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो विचार विमर्श, वार्तालाप जहां पर हम बात कर रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता, चर्चा परिचर्चा, कहीं पर कविता सुना करके, पाठ करके, भाषण देकर, व्याख्यान करके, कहानी के माध्यम से, कथन के माध्यम से, इन सब के माध्यम से हम मौखिक रूप से मुख से बोल करके अपने भावों को, अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है,
अब देखिए लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, यानी कि लिख करके हम अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं दूसरों के समक्ष। तो इसमें देखिए सार लेखन, पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग, निबंध, यहाँ पर देखिए आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। बालक जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम बोलना सीखता है। इसी प्रकार क्रम जीवनोत्तर चलता रहता है। वह बोलकर अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का ही अधिक उपयोग करता है। मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? तो पहला है, मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनकर उनके मनोभावों को समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। तीसरा है, मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है, यानी कि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वह भाषा को भी तो सीखना शुरू करता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। अगर कोई आसानी से बोल करके अपने भावों को प्रकट कर दे रहा है तो वो आसानी से हम समझ जाएंगे। अगर वो लिख करके कर रहा है तो पहले हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको समझना पड़ेगा। ठीक है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के मनोभावों को समझा जा सकता है। बच्चे द्वारा जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा रोककर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप ग्रंथों में सुरक्षित हैं। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन की लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि किस तरीके से हम अपने मन के भावों को, विचारों को केवल बोल करके ही नहीं बल्कि लिख करके भी अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। और जब हम बोल करके प्रकट करते हैं तो बोलने का साधन हमारा भाषण भी हो सकता है, चर्चा पर चर्चा भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि व्याख्यान भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो लिखित अभिव्यक्ति होती है इसमें हम निबंध के माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं दूसरों के समक्ष, उनको हम लिख करके। तो दोस्तों चाहे हम लिख करके अपने मन के भावों को प्रकट करें या फिर मौखिक रूप से करें, ये दोनों ही क्या है, हमारे अभिव्यक्ति के साधन है, यानी कि अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करने के क्या है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों आपको लिखित अभिव्यक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अभिव्यक्ति कितनी आसान है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने ये पूरा टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, हिंदी में शुद्ध उच्चारण की शिक्षा, शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे विषयों के वीडियोस के लिंक, सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों को इसी तरीके से हाथों से लिख करके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को तो पहुंचाया है, तो आप सारे विषयों को देख सकते हैं और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर आपको सारे विषयों की ये लिखे हुए नोट्स चाहिए इस तरीके के, ये जो पूरा नोट्स आप देख रहे हो, अगर आपको इस तरीके का लिखा हुआ नोट्स चाहिए हर विषय का, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी प्रक्रिया है अगर समझ में नहीं आ रही है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते 7705 95 45 49। तो दोस्तों अगर ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा, कैसे आगे की प्रक्रिया है, कैसे आपको नोट्स रिसीव होंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा लगता है दोस्तों कि आप लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। जब मेहनत करोगे आप तभी आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर आएगा।
तो इसके लिए आप सारे वीडियोस को देखिए, सारे के सारे मास्टर क्लास को पढ़िए, सारे विषयों की सीरीज को भी पढ़िए और फिर से दोबारा भी मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तैयारी बेहतर होगी तो नंबर निश्चित रूप से अच्छे आएंगे और जब नंबर अच्छे आएंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे आपके। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। सारे विषयों के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स के नीचे मिल ही जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और ईश्वर से यही प्रार्थना है आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल से ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।